गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू टॉपिक क्लास एंड आपका बायोटेक्नोलॉजी, द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक चल रहा है। होप इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा अभी तक, राइट? इंटरेस्ट डेवलप अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, फिर से आज कुछ नया पढ़ाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। आज पढ़ने वाले हो चैप्टर का बेसिक। लास्ट क्लास में पढ़ा है कि लैब में बैठ करके क्या किया जाता है। आज पढ़ोगे कि नेचुरली या फिर कहाँ से समझ में आया कि ये बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ भी कुछ एग्जिस्ट करती है। ठीक, सबसे पहले तो एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं आपके सामने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है प्रेजेंट आपका किस में? बैक्टीरिया में। किस में प्रेजेंट है ये? बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड के पास, प्लाज्मिड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कह रहे हैं इसको? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है कि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का तो जेनेटिक मटेरियल है ही, उसके अलावा इसके पास प्लाज्मिड भी है जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से बोल रहा है। प्लाज्मिड रेप्लिकेट कैसे करता है? ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से आज प्लाज्मिड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बायोटेक्नोलॉजी में। क्या प्रॉपर्टी? ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेट करता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसमें एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, सर्कुलर डीएनए। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बिकॉज डीएनए लीनियर भी होता है, तो ध्यान ये देना है कहाँ सर्कुलर है और कहाँ पे लीनियर है। तो यहाँ प्लाज्मिड की बात करें तो कैसा डीएनए है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। और क्या करता है? ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से प्लाज्मिड को आज इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अब प्लाज्मिड के ऊपर सबसे पहले जिन्होंने काम किया उनका नेम सुन लो आज, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किसने काम किया? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या करा? काम ये लोग कर रहे थे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या कॉज करता है? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन सी बीमारी कॉज करता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से पहला डिजीज़ यही पड़ा था, इतना बड़ा हिंट दे दिया। तो ये लोग वर्क किस पे कर रहे थे? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। होता क्या है? ये बैक्टीरिया है। ज़्यादातर काम बैक्टीरिया पे ही किया जाता है क्योंकि वायरस बेचारा बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे ये लोग काम कर रहे थे। इसके बीच में इनको मिला क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या मिला इनको इस बैक्टीरिया में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब एंटीबायोटिक वही जो मेडिसिन खाते हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। फिजिक्स वाला रेजिस्टिविटी, यहाँ पे भी वही मतलब है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। क्या रुकावट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर होगा ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिली दूसरी प्लाज्मिड में। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और क्या क्या इनको मिला इसमें? ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जितने ORI होंगे वो उतनी कॉपीज़ बनाता जाएगा। ये एक और चीज़ मिली। काफ़ी चीज़ें मिली, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रही हूँ कि इनको क्या मिला और किस चीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कि इसको कंसिडर करना है। एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्लाज्मिड एट नंबर ऑफ अमाउंट। ठीक। और स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोयर को एक और टैग दिया जाता है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ना, प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। दिया किसने? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी इन्होंने ही दिया। प्लाज्मिड के बारे में इन्होंने ही बताया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन्होंने ही बताई।
तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिखे हैं स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर के बारे में। क्या बताया स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने? मॉलिक्यूलर बेसिस में आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी साइंटिस्ट के नेम पढ़ चुके हो, तो मेरे हिसाब से क्या करना, सिलेबस जब 12th का तुम्हारे लोग का ख़त्म हो जाए, सारे साइंटिस्ट के नेम को एक जगह एक नोटबुक में लिख लेना, अदरवाइज सब हौच पौच हो जाएगा। तो कोहेन एंड बोयर ने बोला कि ये हमारा है फॉरेन डीएनए, और इसी फॉरेन डीएनए में क्या है, जीओआई है, ठीक। और एक तरफ है आपके पास प्लाज्मिड डीएनए। क्या है ये? प्लाज्मिड डीएनए। अब तो प्लाज्मिड समझ में आ गया होगा। प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर जो मेरे जीओआई को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। इन दोनों को हम कट करेंगे, कट विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों कट किया, इसकी कहानी इसके जस्ट टॉपिक के बाद। लेकिन यहाँ जानो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम मॉलिक्यूलर सीजर और उसी से कट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ और उसके लिए कुछ और, सेम, ताकि सेम तरीके का एंड प्रोड्यूस हो। अब फॉरेन डीएनए का जो पीस निकला वो ऐसा निकला, और प्लाज्मिड वाले का ये ऐसा निकला। हम इसको जोड़ देते हैं भाई किससे, डीएनए लाइगेज, आपका मॉलिक्यूलर ग्लू, ये हो गया आपका फॉरेन डीएनए, और ये आपका आ गया प्लाज्मिड डीएनए। अब इसको हम कह रहे हैं कि मैंने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसा डीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस डीएनए को डाला किस में जाता है, ई कोलाई में, जो कैसा एक्ट करता है, होस्ट जैसा। 5वें स्टेप में हमने क्या करा था, ई कोलाई को कॉम्पिटेंट बनाया था ताकि उसकी मेम्ब्रेन मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। ई कोलाई अगर मान लो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई। अगर ई कोलाई ने सैंपल एक्सेप्ट कर दिया तो ई कोलाई को कैसा ई कोलाई बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई। याद रखना यहाँ से एक चीज़, आगे जाकर के इस जस्ट के बाद बहुत यूज़ होगा। रिकॉम्बिनेंट वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हो, डीएनए के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ई कोलाई के लिए। ये दिमाग में ज़रा क्लैरिटी घुसा लो। रिकॉम्बिनेंट किसके लिए, डीएनए के लिए, और ट्रांसफॉर्मेंट किसके लिए, ई कोलाई के लिए। ये जो यहाँ बताया एनसीईआरटी ने भी एक बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम दिया है, यही काम किया था स्टैनली कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर ने, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और इन्होंने बनाया कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इन्होंने कहा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप अपनी मनचाही प्रॉपर्टी जोड़ सकते हो। आया कहाँ से, जीओआई से। जिस जीओआई को हमने डीएनए आइसोलेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर से एक्सट्रैक्ट करवाया था। राइट, क्लियर। ये हो गया कोहेन एंड बोयर। अब आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फाइनली काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चल रहा है। अब डाल लो हेडिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले तो लिखना क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। काम होता है इसका कट करने का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। एंजाइम है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब में, मॉलिक्यूलर सीजर्स। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज HindII। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था जो बनाया गया, HindII। ये HindII कहाँ से आइसोलेट किया गया, आइसोलेटेड फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। कहाँ से आइसोलेट करा है इसको, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। जल्दी से बता दो क्या कॉज करता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज। दूसरा डिजीज ये पढ़ा था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, कहाँ से आइसोलेट करा है HindII को,
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। अभी तक टोटल कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं? टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड। कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं? 900 आउट ऑफ 230 स्ट्रेन्स। कितने स्ट्रेन्स में से? 230 स्ट्रेन। ये नंबर एनसीईआरटी कहती है, ये डेटा एनसीईआरटी का है, ध्यान से कर लेना अंडरलाइन। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HindII। अब इतने कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है मैंने नाम। हम अभी तक कैसे लिख रहे थे? डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, जैसे नाम लिख रहे थे। यहाँ कुछ रोमन नंबर भी है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है। क्या मतलब है इसका? आओ जानते हैं। और नेक्स्ट डालो, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट लिखना टॉपिक नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में मैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लेती हूँ, EcoR1। क्या नाम लिखा? EcoR1। नेमिंग में ये जो E है, दिस इज जीनस नेम। क्या नाम है ये? जीनस। 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जिसमें पढ़ा था जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, वो सारी चीज़ें, तो वही है जीनस। सबसे पहला नाम कौन सा है? जीनस। और जीनस में क्या नाम है इसका? इश्केरिया। CO क्या है? ये है आपका स्पीशीज, और स्पीशीज में क्या है इसका? कोलाई। और R क्या है इसका? नेम ऑफ स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया। और ये रोमन नंबर क्या है? नंबर ऑन विच इट इज आइसोलेटेड। कौन से नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया है? क्योंकि EcoR1 भी होता है, EcoR5 भी होता है, EcoR2 भी होता है, इसलिए रोमन नंबर दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो नेम जो लिखने का तरीका है, कुछ इसके पीछे कहानी ये है। तो जैसे मैंने HindII का लिखा, एक बार HindII पे ट्राई करते हैं। तो मैंने HindII कैसा लिखा? इस तरीके से। इसकी नेमिंग कैसे ट्राई करोगे? ये H क्या है? फिर वही जीनस नेम, और जीनस का हमेशा सिंगल लेटर ही लिया है। इश्केरिया का भी E लिया है। और H में से जीनस क्या है? हेमोफिलस। इसका लिखा हमने सिर्फ H। IN क्या है आपका? स्पीशीज। और इसमें क्या लिखा हमने? इन्फ्लुएंजाए। क्या लिखा? इन्फ्लुएंजाए। और इसका हमने लिया IN, जैसे इधर से लिया था CO। D क्या है? स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन। और ये रोमन नंबर क्या है? नंबर ऑन विच इट वॉज आइसोलेटेड। तो ऐसे ही कोई भी एंजाइम अगर एनसीईआरटी में दिखती है तो उसका ऐसे नेमिंग ट्राई कर लो, इसी तरीके से नेम किया जाता है। तो पढ़ा हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, क्या काम करता है, और नेमिंग कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है दो टाइप का, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है आपका एंडोन्यूक्लियस। ठीक, एंजाइम है तो ऑब्वियसली एंजाइम के पीछे एज लगता है, वही तरीके से कायदे से एज लगाया हुआ है मैंने। अब काम कैसे कैसे करता है, EX से याद रखना एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर की तरफ निकलना। EX का मतलब क्या है, कटिंग कहाँ पे होगी, कट एट द एंड ऑफ DNA स्ट्रैंड्स, DNA के एंड पे कटिंग होगी। एंडोन्यूक्लियस कहाँ होगा, कट विद इन
द डीएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए स्ट्रैंड्स के कहीं बीच में जाकर के कटिंग होगी। अब लेते हैं ज़रा सीक्वेंस का एग्जाम्पल और ये काम कैसे करता है। एक्सोन्यूक्लियस में और एक और स्टेप, ये जब कट करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम तो एंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड्स। कैसे एंड प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड्स। और एंडोन्यूक्लियस में जब कट करता है तो कैसे एंड होते हैं, ब्लंट एंड्स। कैसे, ब्लंट एंड्स। अब ज़रा लेते हैं सीक्वेंस का एग्जाम्पल। 5 प्राइम GAA+TC 3 प्राइम, 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम। ये है आपका स्टिकी कोई सीक्वेंस। अभी नहीं पता है क्या एंड वगैरह क्या प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने बोला कट करेगा कहाँ पे, एंड पे। तो इस स्ट्रैंड का जो ये एंड है वो मान लो कोई भी एंड, ज़रूरी नहीं है कि एंड का मतलब 3 प्राइम ही, कोई भी एंड। तो मान लो जो एरो लिखा मैंने वहाँ कट लगा और एक कट जो है ये यहाँ पे लगा। ठीक, कैसा एंड प्रोड्यूस होगा ज़रा देखो। 5 प्राइम G और ये वाला नीचे का 3 प्राइम CTTA कट लग गया। 3 प्राइम यहाँ है तो एंड किस पे करेंगे इसका, 5 प्राइम। और ये क्या होगा इसका 3 प्राइम। प्लस में ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या है आपका 5 प्राइम G, कट किया तो यहाँ ऑब्वियसली 3 प्राइम होगा। तो शुरू करेंगे 3 प्राइम AA+TC एंड देन आपका 5 प्राइम। ठीक, ओके मिस्टेक, यहाँ 5 प्राइम, यहाँ पे हाँ 3 प्राइम। नाउ फाइन, यहाँ पे कहाँ कट किया है, 5 प्राइम G एंड 3 प्राइम। ये मिल गए मुझे स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड्स के लिए अगर आप देखो तो ये बनाया हमने एक कॉलम, एक ये मुझे पहला ऐसा कुछ मिला, ये वाला फ्रेगमेंट जिसको मैंने यहाँ लिखा है, और दूसरा वाला फ्रेगमेंट जो है वो कहीं ऐसे मिला जिसको मैंने यहाँ लिखा है। ये मेरे हैं स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड्स क्या होंगे, सेम यही सीक्वेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 5 प्राइम GAA+TC 3 प्राइम, 3 प्राइम CTTAG 5 प्राइम। अब मुझे कट करना है विद इन द डीएनए। विद इन मतलब कहीं बीच में जाकर के कटिंग होएगी, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ। अब फ्रेगमेंट्स कैसे दिखेंगे इसमें कट होने के बाद, साफ साफ दिख रहा होगा एरो की वजह से। 5 प्राइम GAA 3 प्राइम, नीचे वाला आ जाओ 3 प्राइम CTT 5 प्राइम, प्लस फिर यहाँ से 5 प्राइम TTC 3 प्राइम, 3 प्राइम AAG 5 प्राइम। ये आपके कैसे एंड हैं, ब्लंट एंड्स हैं। ये वाला एंड कैसा है, स्टिकी एंड है। अब इसका कुछ मैं आपको फ्रेम दिखाऊं तो ये डाला एक फ्रेम और ये डाला दूसरा फ्रेम, तो दोनों सीक्वेंस में रेड कलर से मैंने फ्रेम को मार्क किया हुआ है कि स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कैसी होगी। ठीक, तो हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। कहाँ से आइसोलेट करा, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, उसकी नेमिंग कैसे होती है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स कितने हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करो इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज ओनली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। किसको रिकॉग्नाइज करता है ये, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा है, नॉर्मल सी भाषा में पहले तो लिखती हूँ मैं, उल्टा सीधा एक समान। मतलब आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सीक्वेंस
सेम साउंड होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखती है मैडम, अब मैडम को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बहुत ज़्यादा अपना काम ना स्पेसिफाई करता है, हर किसी सीक्वेंस को कट नहीं करता, वैसे सीक्वेंस को कट करेगा जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अब ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरे इस सीक्वेंस को देखो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है GAATTC। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना ज़रा पीछे से, तो वही सेम हो जाएगा GAATTC। तो ये भी कैसा सीक्वेंस हो गया? पैलिंड्रोमिक। इसीलिए कुछ ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे लिखा था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम ही उसी पे करेगा। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है ना पूरे डीएनए में, कट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट only at specific point at specific base pair। ये सिर्फ स्पेसिफिक बेस पेयर को ही पहचानता है। जैसे मान लो अब आप लोग लेके बैठे हो 50 सीक्वेंस का जेनेटिक कोड, ये 50 सीक्वेंस को नहीं कट कर पाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर और 8 बेस पेयर, ये इतने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का होना चाहिए? या तो 4, 6 नहीं तो 8, उतने को ही रिकॉग्नाइज करेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये 6 बेस पेयर का है, तो इसको इसने रिकॉग्नाइज किया, पैलिंड्रोमिक भी है और कट कर दिया। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए, स्पेसिफिक बेस पेयर होना चाहिए, तभी जा कर के कटिंग हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये हो गया RE के बारे में। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जिसको बार बार बोल रही थी कि फॉरेन डीएनए और आपका जो प्लाज्मिड डीएनए है वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा। क्यों? GOI का फ्रेगमेंट और प्लाज्मिड का फ्रेगमेंट एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस का प्रोड्यूस होना चाहिए, अदरवाइज लाइगेशन में दिक्कत आएगी। इसीलिए बार बार बोला मैंने कि GOI और प्लाज्मिड दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, सो दैट यू हैव सेम फ्रेगमेंट्स विच इज़ वेरी इजी टू लाइगेट। ये हो गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बातें। एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज कहाँ पे काम करता है, रिकॉग्नाइज करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा और स्पेसिफिक बेस पेयर को। इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे पॉइंट लिखती हूँ फिर से रब करने के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ही है। लिखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। और डीएनए की बैकबोन किसकी बनती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे जाकर के कट करता है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखना है, एंजाइम है तो बॉन्ड तोड़ेगा। कैसा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, यहाँ पे ये फॉस्फेट, ये आपका शुगर, फिर यहाँ से अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ से आप अटैच कर लोगे आपका दूसरा फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही होती है बैकबोन शुगर फॉस्फेट की। तो ये कट कहाँ पे करेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। दिस इज़ योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एनसीईआरटी ने एक बड़ी खास लाइन लिखी है, उसको डबल एपिस्ट्रॉफी में भी क्लोज किया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता। एक स्ट्रैंड को कट करेगा तो ओवरहैंगिंग सीक्वेंस हो जाएगा। दैट्स वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी चल रही थी, सबसे पहला जो काम किया बैक्टीरियोफाज।
बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास ये एंजाइम आइसोलेट हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन वहाँ से ये उठा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है काटना, चाहे वो खुद का डीएनए हो, फॉरेन डीएनए हो या कोई भी डीएनए हो। तो व्हाई नॉट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज कटिंग बैक्टीरियोफाज का डीएनए? क्वेश्चन बनता है, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरियोफाज में से आइसोलेट किया है तो बैक्टीरियोफाज के पास भी तो खुद का डीएनए है। क्या नाम बोल रही हूँ बार बार? बैक्टीरियोफाज। और ये है क्या? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। हमने बोला कि अरे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इसी में से आइसोलेट किया, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसके जेनेटिक मटेरियल को क्यों छोड़ दिया? अब एक स्पेशल नोट डाल के पॉइंट लिखो दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क ओनली ऑन नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। कैसे डीएनए पे काम करता है ये? नॉन मिथाइलेटेड डीएनए। बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को क्यों नहीं खराब कर रहा था वो? बिकॉज बैक्टीरियोफाज जेनेटिक मटेरियल was made up of methylated DNA। कैसा डीएनए है उसका? मिथाइलेटेड डीएनए है, मतलब उसके डीएनए पे ये इस तरीके से मिथाइल ग्रुप ऐड है। तो मिथाइल ग्रुप को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? बेचारा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कट नहीं कर पाता, इसी वजह से बैक्टीरियोफाज का डीएनए बच जाता है। तो आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल पे डाल दो अगर मिथाइल ग्रुप, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट नहीं कर पाएगा। तो आंसर दैट व्हाई नॉट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज यूज्ड टू या फिर was not able to cut genetic material because bacteriophage DNA was methylated and restriction enzyme works only on non-methylated DNA। ये सारी बातें अब मैंने बता दी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, आपका साइंटिस्ट का नाम, प्लाज्मिड क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट करता है, कितना बेस पेयर होना चाहिए, एवरीथिंग, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड का डायग्राम और कैसे पता लगता है कि GOI इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। टिल देन, थैंक यू।